angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between two buildings. Okay, so after reading this question हमें यहाँ पर क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं. एक तो है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, और एक है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग. अब जब किसी क्वेश्चन में दो बिल्डिंग की बात की जाए ना, तो एक वहाँ पर क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा हाइट वाली है. ये मैटर करता है. इस क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा हाइट वाली है. इसका रीज़न बताना पड़ेगा साथ में. ऑब्जर्वर ऊपर होता है और टारगेट कब होता है, नीचे. देखो बिल्कुल सही इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. इन्होंने कहा कि सर मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. कहाँ का? टॉप ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का. तो अगर आपको मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग पर आप टॉप पर हो और आपको दूसरी बिल्डिंग को देखने के लिए नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो दूसरी बिल्डिंग का टॉप कहाँ होगा? नीचे. और आप कहाँ होंगे? ऊपर. दैट मीन्स हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग विल बी मोर देन द हाइट ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो मैं यहाँ पर CD को क्या मान लेता हूँ? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मान लेता हूँ. इज इट क्लियर? ठीक है. रीज़न क्लियर हो रहा है कौन सी बिल्डिंग को की हाइट ज़्यादा मानी और कम मानी, क्यों मानी, इसका रीज़न क्लियर होना चाहिए आप सभी को. अब क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे. देखो ये आपको अब थोड़ा आइडिया होना चाहिए. आप क्वेश्चन को पढ़ के बताओ. और जो है ना, देखो यहाँ दो एंगल्स की बात की जा रही है और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही जगह से बन रहे हैं. वो कौन सी जगह है? D. और कहाँ के लिए बन रहे हैं? A और B के लिए. ये भी समझना जरूरी है. तो A के लिए कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री. और B के लिए कौन सा बन रहा है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी है ना, एक एक छोटी चीज़. तो D विल बिकम ऑब्जर्वर. एक पॉइंट पे ये टारगेट होगा और एक पॉइंट पे ये टारगेट होगा. तो ऑब्जर्वर को टारगेट से मिला देते हैं तो बन जाएगा लाइन ऑफ साइट. ठीक है. और ऑब्जर्वर से पास करती हुई एक लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो, उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. ये बनाना जरूरी है क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों कहाँ बनते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में. तो ये जरूरी है. तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री. इट इज़ व्हाट? 30 डिग्री. फिर इसी पॉइंट D से एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. कहाँ के लिए? B के लिए. तो मैं इसको ज्वाइन करूँ इस बार. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? 45 डिग्री. इज दैट करेक्ट? क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए. यह बात आप समझ लें यहाँ तक. ठीक है. नाउ हमें जो फाइंड करना है वो क्या है? हमें फाइंड करना है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. मतलब क्या क्या फाइंड करना हुआ? CD और BC फाइंड करना हुआ. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं अपन. तो बताएं, CD किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का? BCD का. इसमें कोई एक्यूट एंगल गिवन है क्या? लाया जा सकता है? चलो है, मान लेते हैं है. और कोई साइड गिवन है क्या? कोई साइड गिवन है? नहीं गिवन है ना, कोई भी साइड गिवन नहीं है. चलो फिर दूसरी बात करते हैं किस साइड की? BC की. क्योंकि एक तो CD हो गया, एक BC हो गया. BC किस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है? बताओ. DCB का ही है. सेम. इसमें भी एक एंगल ही गिवन है ना, और कोई साइड गिवन नहीं है. फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे. कैसे बता पाएंगे इसको समझो. सबसे पहले तो मैं जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है ना मुझे, तो मैं उसको ट्राइंगल के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ. तो बताओ यहाँ पर 45 डिग्री कहाँ जाएगा? ये 45 डिग्री कौन सा एंगल बनेगा? ये बनेगा एंगल DBC. ये एंगल बनेगा 45 डिग्री. इज दैट क्लियर? 30 डिग्री का एंगल जो बाहर है वो अंदर कैसे लाया जाए? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज़ पैरेलल टू व्हाट? BC. जो मान लेते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? M पर. तब जाके 30 डिग्री का एंगल अंदर आएगा और वो कौन सा एंगल बनेगा? DM बनेगा. इट इज़ व्हाट? 30 डिग्री. देखना आप. इज इट क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए अब देखिए, जो भी हमें फाइंड करने थे उनमें से उनका कोई पार्ट हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे.
क्या आपको नजर आ रहा है? कौन सा है वो? AMCB रेक्टेंगल होगा। AMCB अगर एक रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स के बारे में क्या विचार आपका? इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या हम MC निकाल सकते हैं? कितना आ जाएगा? आर यू श्योर? ये 8 मीटर आ गया अपने पास, ठीक है। और साथ ही साथ हम AM और BC के बारे में क्या कह सकते हैं? दे विल बी इक्वल। आर यू श्योर? चलिए, अब जो भी हमें फाइंड करना था उनमें से क्या क्या बाकी रह गया? BC, तो मैं BC को X मान लेता हूँ। और क्या बाकी रह गया? DM, उसको क्या मान लेता हूँ? Y। क्या मान लिया मैंने? अब देखो यहाँ पर आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है क्या? कौन कौन से? एक तो DBC और एक है DAM। 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों को बारी बारी यूज़ करते हैं अपन, चलो ठीक है। अच्छा, अगर ये X है तो ये भी कितना होगा? इस बात पे किसी को डाउट? चलिए, कौन सा ट्राइंगल है? ADM ले लेते हैं पहले, है ना। इन ट्राइंगल ADM, ADM में इस एंगल के रेस्पेक्ट में X कौन सी साइड है और ये Y कौन सी साइड है? ये दोनों साइड इंटरेस्ट है हमारी, है ना, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो किसका यूज़ करेंगे? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? P अपॉन B। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू Y अपॉन tan 30 की वैल्यू इक्वल्स टू Y अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल्स टू √3Y। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। पुट आउट यहाँ तक। अब कौन सा ट्राइंगल है? DBC। इन ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC में कोई एक्यूट एंगल है क्या? उस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी साइड हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है? एक है BC जो कि क्या कहलाएगी? बेस, और एक है DC जो कि क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। किसका कॉम्बिनेशन यूज बने? tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू Y प्लस 8 अपॉन tan 45 की वैल्यू Y प्लस 8 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, X इक्वल्स टू Y प्लस, इट इज इक्वेशन। अब देखो, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई X और Y के टर्म में, और X और Y के टर्म में 2 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करें, चलो बताओ। 2 linear equation you have in terms of x and y, and you have to solve these equation to find the values of x and y. कैसे करें? चलिए, एक मिनट सानिध्य, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कहाँ से? इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख दूँ डायरेक्टली, तो क्या लिख दूंगा? √3y इक्वल्स टू y प्लस, आफ्टर दैट √3y माइनस इक्वल्स टू 8, आफ्टर दैट √3 माइनस 1 इक्वल्स टू, आफ्टर दैट 8 अपॉन, और फिर क्या कर लेना चाहिए? आर यू श्योर? रैशनलाइज कर लेना चाहिए। तो रैशनलाइज के साथ रिजल्ट क्या बनेगा बताओ? 8√3 प्लस 8 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, 2 बन जाएगा। तो हम तो फिर 8 कॉमन भी ले लेते हैं, या 8 कॉमन ले लेंगे या 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लें तो 4√3 प्लस डिवाइड बाय 2 से, तो बना 4√3 प्लस 4, और यूनिट क्या लिख दें? मीटर। ये किसकी लेंथ आई हमारे पास? DM की, है ना। DM आ गया। अब DM आ गया, अब क्या निकालना बाकी रह गया? x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालें। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? y की वैल्यू को पुट कर देते हैं कहाँ पर? इक्वेशन, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? √3 इंटू 4√3 प्लस 4, तो x इक्वल्स टू व्हाट? 12 प्लस 4√3, और यूनिट क्या लिख दें? मीटर। लेकिन ध्यान देना बेटा, हमें x और y फाइंड नहीं करने थे, हमें फाइंड क्या करने थे?
मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में एक्स और वाई की वैल्यू मिलने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और वहाँ आंसर ड्रॉप कर देते हैं कि भाई एक्स और वाई फाइंड कर लिया, काम खत्म अपना। जबकि क्वेश्चन एक्स और वाई पर था ही नहीं, क्वेश्चन कहीं और था। एक्स और वाई तो हमने चूज़ किया, इसलिए सही आंसर और जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या अभी हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और वो क्या बताएंगे 12 + 4√3 मीटर। और हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग y + 8। ध्यान दो y में 8 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, y + 8, दैट मीन्स 4√3 + 4 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 4√3 + 12 मीटर। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दिए।